Okay, now see here. Rate expression, rate law or rate expression. What is rate expression? See here, for example, एक रिएक्शन है A, इसका कॉन्सेंट्रेशन A, कोएफिशिएंट, ओके, A प्लस B gives C प्लस D. तो A B रिएक्टेड है, C D प्रोडक्ट है, और स्मॉल A B और C D कोएफिशिएंट जो उनके कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे. तो लॉ ऑफ मास एक्शन, या जहां पर हम देखते हैं रेट के बारे में कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. हम बोलते हैं कि जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का, वो किस पर डिपेंड होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो यहां रिएक्टेंट्स कौन है? ए एंड बी. तो हम बोलेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, तो कॉन्सेंट्रेशन यहां पर कोएफिशिएंट पे भी डिपेंड रहता है. तो हम बोलेंगे इसका पावर क्या होना चाहिए? ए, इसका पावर होना चाहिए बी. बट रिएक्शन, सम रिएक्शन अकर्स इन मल्टीपल स्टेप्स. बहुत सारे स्टेप्स में होते हैं बहुत सारे रिएक्शंस. ओके, हमने ऑर्गेनिक के अंदर एक देखा था SN1 और SN2 रिएक्शन, आपको याद है? हालांकि दोनों में रिएक्टेंट दो थे. जैसा मैं SN2 का आपको याद दिलाऊं, उसमें कौन था? मिथाइल ब्रोमाइड एंड OH माइनस. तो हमने क्या कहा था कि इट इज SN2 रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर. ये जो रिएक्शन है इसमें रेट किस पे डिपेंड है? दोनों पे. तो हमने लिखा था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एज वेल एज OH माइनस. याद है आपको? ओके, तो उसको हमने नाम दिया था बायमोलिकुलर, सेकेंड ऑर्डर. और SN1 रिएक्शन में भी क्या था? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड OH माइनस. लेकिन फर्स्ट स्टेप में OH माइनस नहीं लिया था और रेट सिर्फ इस पर डिपेंड था. तो लिखा था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. OH माइनस पर डिपेंड नहीं था, वो सेकेंड स्टेप में आता था. याद है आपको? और फर्स्ट स्टेप को हमने नाम दिया था RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, कि उसी पे डिपेंड है. तो दिखने में अपने को तो SN1 में दिख रहे दोनों भी, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी और OH माइनस भी, लेकिन रेट सिर्फ किस पर डिपेंड है? हाँ, मतलब यहां पर अपने को दो तो दिख रहे हैं यहां पर, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों पे डिपेंड हो. ए बी, मतलब ये ए, इसका पावर ए, समझो ये 1 है, ये 1 लिया तो ये 1, लेकिन यहां इसका कितना आ रहा है? समझो ये बी है, तो ये 0 भी हो सकता है ना अगर उस पर डिपेंड नहीं रहा तो. समझा आपको? इसलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब पावर X, B कॉन्सेंट्रेशन पावर Y. तो AB की जगह XY क्यों लिया हमने? वेरिएबल, मतलब A पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, B पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. समझा आपको? मतलब पावर चेंज हो सकते हैं. समझा आपको? इसी से ऑर्डर निकाला जाता है. X, ये जो पावर्स है ना, X प्लस Y इज इक्वल टू N, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मतलब जरूरी नहीं है ना कि ये ए बी ही हो. एक्स वाई का मतलब ये है कि जरूरी नहीं हो ए और बी दोनों इन्वॉल्व है. समझा आपको? जैसे फॉर एग्जांपल यहां 1 है, यहां 2 है, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन में क्या आ रहा है कि इस पे तो डिपेंड है ही नहीं, तो सिर्फ 1 आएगा, मतलब 1 प्लस 0, आंसर आएगा 1, फर्स्ट ऑर्डर. समझा आपको? ठीक है, और एग्जाम्पल आएंगे, मैं आपको बताऊंगा. अभी हम यहां पर देख रहे हैं रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ. तो रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ क्या बोलता है अपने को कि अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकाल देते तो R इज इक्वल टू, तो क्या लेना पड़ता है? कांस्टेंट. R इज इक्वल टू K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर X, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पावर Y. ओके, तो ये रेट एक्सप्रेशन हो गया. ये रेट एक्सप्रेशन इस तरह से होता है, रेट लॉ हम इसको कहते हैं. तो यहां पर हम बोलते हैं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन is indicating the concentration of the substance, molar concentration of the substance raised to the power of the reactants. ठीक है, depend in which
रिएक्शन रेट इज डिपेंड, मतलब वो उस पे किस पे डिपेंड है, जहां पर रिएक्शन रेट क्या होता है, डिपेंड होता है। जैसे यहां पर एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड है ये, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हम रेट लॉ बताते हैं यहां पर। तो ये क्या है, रेट लॉ यानी रेट एक्सप्रेशन क्या है, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ रेट, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ रेट, मतलब रेट को हम जो बता रहे हैं, ठीक है। कैसे बता रहे हैं, मोलार कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स, एक एक्सटेंट तक हम उसको बताएंगे जहां पर जिस पर रेट डिपेंड करेगा वही आप लेंगे यहां पर, ठीक है, ओके। तो इसी इक्वेशन को रेट लॉ या रेट इक्वेशन बोला जाता है, समझा आपको, जिसमें के क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट, रेट, क्योंकि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल टू में आते तो क्या मिलता है, रेट, तो ये रेट कांस्टेंट होता है। रेट कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी रेट कांस्टेंट को अगर आपको निकाल, रेट कांस्टेंट नहीं, कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू आपको मालूम करना है, तो मैंने बताया आपको, क्या बताया था, जो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में उसको 1 कर दो, तो जो रेट रहेगा वही कांस्टेंट का वैल्यू रहेगा, समझे क्या। इन सबको 1 बना दिया हमने, तो k इंटू 1 k इज इक्वल टू r, तो उस रिएक्शन में जो रेट रहेगा वही k रहेगा, समझा आपको, गेटिंग। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन लिख रहे हैं हम, इक्वेशन क्या है, NO 2 moles O2 gives, okay, gives 2 moles of NO2, ये बन गई इक्वेशन। ध्यान से देखिए, देख रहे हैं आप लोग, ओके। एक NO ने एक ऑक्सीजन लिया, NO2 बन गया, दूसरे NO ने एक ऑक्सीजन लिया, NO2 बन गया, ये एक इक्वेशन है। इसका रेट किस पे डिपेंड है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, तो उसको लिखा हुआ है ऐसे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 पावर 1, ऐसे दिया हुआ है। तो यहां पर ये जो डेटा है इसको देखकर इसको बनाया है, इसको देखकर नहीं बनाया है, समझा आपको, ये डेटा को देखकर बनाया। अब आप बोलेंगे हम कैसे पहचानेंगे इसको डेटा को, तो बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने इसको वैल्यूज यहां पर लिखा हूं, जरा ध्यान से देखो। अगर अपने को पता करना है कि जो रिएक्टेंट्स हम यूज कर रहे हैं, यानी जो NO है और O है, इसका पावर कितना बनने वाला है, मतलब कितने कॉन्सेंट्रेशन पे रेट उसका डिपेंड करेगा। जैसे मैं अभी बताता हूं आपको, देखो स्टेप 1 और 2 जो है यहां पर, एक्सपेरिमेंट 1 2 जो है दिख रहा है आपको यहां पर, हम इसमें क्या करते हैं, एक वैल्यू कांस्टेंट करते हैं पूरे दोनों स्टेप, दोनों एक्सपेरिमेंट में। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, 0.30 मोल पर लीटर लिया है ऑक्सीजन, ठीक है, और NO भी कितना लिया है, 0.30 मोल, ठीक है। तो अपने को यहां पर फॉर्मेशन कितना मिला है, यहां पर 0.096 NO2, ओके, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, NO का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, लेकिन इसको क्या किया, कांस्टेंट रखा। जब इसको कांस्टेंट रखेंगे तो उसका रेट भी कांस्टेंट रहेगा ना, समझे आपको। तो हमने इसको कांस्टेंट रखा और इसको डबल किया, और चेंज क्या हुआ ये देखा यहां पर। तो 90 के कितने टाइम्स बढ़ा है ये, 4 टाइम्स, 9 चौक 36, तो ये 38 है ना, 9 4 36, तो ये इसके 4 टाइम्स है ना। तो इससे अपने को पता चला कि अगर हम NO का कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं तो प्रोडक्ट 4 टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब ये 4 टाइम डिपेंड है उस पर, समझा आपको, ठीक है, 4 टाइम्स हो गया। फिर आप बोलेंगे पावर 2 क्यों लिखा है, अभी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला, और 1 और 3 को कंपेयर किया, जिसमें क्या हो रहा है, NO कांस्टेंट है, मतलब NO को अपन क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट, उसको चेंज नहीं कर रहे। चेंज किसको कर रहे हैं अपन, O2 को, ताकि पता चले कि O2 चेंज करने पर प्रोडक्ट में क्या चेंज आता है, समझा आपको। तो O2 को कितना किया अपन ने, डबल, एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में, और इसको कांस्टेंट रखा, तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, कांस्टेंट रखा तो। अब इसको डबल किया तो क्या चेंज आया, डबल हुआ, 90 का डबल हुआ ना, 9 2 18 18 मतलब 19,
तो डबल हो गया। तो इससे पता चला है कि अगर हम O2 कांस्टेंट रखते हैं तो अपना NO कितना इफेक्ट करता है, 4 टाइम्स रेट पर इफेक्ट करता है। जबकि अगर हम NO को कांस्टेंट रखते हैं तो O2 सिर्फ 2 टाइम्स इफेक्ट रखता है। तो हम इसको बोलेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO 4 टाइम्स, या ये 2 टाइम्स, और सिंपल लिया यहां पर दो 2 1 उसका रेट बताने के लिए। समझा आपको? समझाए? राइट फास्ट। देख लीजिए इधर, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, हम इसको शो कर रहे हैं, एक्सप्रेशन in which the reaction rate is given in term of raised to some power, जिसमें जो रिएक्शन टर्म्स है, ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन रेट। ये जो रिएक्शन रेट है ये रेज द पावर ऑफ, ये सम पावर बोला ना इसने यहां पर, रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी द सेम। इसका मतलब क्या है कि पावर्स तो हम बता रहे हैं यहां पर कि ये इसके कोएफिशिएंट क्या थे, ए बी, तो वो ए बी भी हो सकते हैं और ए बी से हटकर भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कभी किसी पे डिपेंड रहेगा, किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। इसलिए क्या बोल रहा है वो, इन टर्म रेज टू सम पावर, कुछ पावर्स वहां पर शो किया है, विच मे बी सेम और मे नॉट बी सेम, मतलब वो ए बी भी रह सकता है या एक्स वाई रह सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए और बी की जगह पर है 1 2, तो पावर बन सकता है 1 and 2 अगर दोनों पे डिपेंड है। तो अगर बी पे डिपेंड नहीं है तो क्या आएगा, 1 and 0, तो चेंज हो गया ना। तो वो अपने को मैकेनिज्म के बाद ही पता चलता है, या किसी ने वैल्यू दिया तो ही समझ में आएगा कि किस पे डिपेंड है। डायरेक्ट कोएफिशिएंट्स यानी स्मॉल ए बी देखकर अपन पहचान नहीं सकते कि रेट लॉ क्या बनेगा। समझा आपको? रेट एक्सप्रेशन क्या रहेगा। सेम द स्टाइकोमेट्री कोएफिशिएंट, स्टाइकोमेट्री किसको बोलते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन को स्टाइकोमेट्री बोलते हैं। तो ये बैलेंस इक्वेशन है ना एक, ठीक है, ये भी बैलेंस इक्वेशन है एक पूरी, और इनकी स्टाइकोमेट्री क्या है, इधर 2 इधर 2 1, मतलब बैलेंस्ड है, ठीक है। स्टाइकोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पेसीज, जो रिएक्टिंग स्पेसीज है यानी NO और O2 अपने प्रोडक्ट के साथ स्टाइकोमेट्रिकली बैलेंस है। समझे आपको? स्टाइकोमेट्रिकली बैलेंस है 2 1 2, लेकिन जरूरी नहीं कि 2 और 1 इन पे डिपेंड हो, ये 2 1 भी हो सकते हैं, 2 0 भी हो सकते हैं, जब तक अपने को कोई डेटा ना मिले या मैकेनिज्म पता ना हो। ओके राइट।